हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 26 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो करंट अफेयर्स से साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एंड तक ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्यापम का लाडला क्वेश्चन है। यहाँ से व्यापम में या एसआई सब इंस्पेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को नया सीबीआई का डायरेक्टर दिया गया है। अब सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म है। अब सीबीआई के जो नए अध्यक्ष हैं यानी डायरेक्टर हैं वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इससे पहले महाराष्ट्र के ये डीजीपी रह चुके हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र के एटीपी के चीफ भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जो सुबोध कुमार जायसवाल है ये सीआईएसएफ के डीजी हैं यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ के वर्तमान में डीजी कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। और अब ये सीबीआई के नए डायरेक्टर चुन लिए गए हैं। इससे पहले जो सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो ऋषि कुमार शुक्ला थे, जो कि 2021 में फरवरी 2021 में ये इनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद परवीन सिन्हा को अंतरिम सीबीआई का निर्देशक बनाया गया था, लेकिन फाइनली अब जो सीबीआई के नए जो डायरेक्टर हैं कौन, सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सबसे अमीर एथलीट कौन है। तभी फोर्ब्स का ये रिपोर्ट है। फोर्ब्स एक अमेरिका का पत्रिका है। ये हमेशा यही करता है, जितने भी पूरे विश्व में जो शक्तिशाली नेता हो, शक्तिशाली पैसा वाले हो, कौन गरीब है कौन अमीर है, यही सब का नज़र कौन रखता है, ये फोर्ब्स रखता है। और इन्हीं लोगों का एक लिस्ट जारी करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे नेता से हो, चाहे फिल्म से हो, चाहे किसी भी तरह का एक ये जितने भी शक्तिशाली चीज़ें हैं लिस्ट है उनका लिस्ट ये जारी करता है। अब ये अमेरिका का फोर्ब्स पत्रिका है, अमेरिका का न्यूयॉर्क में ये इसका हेडक्वार्टर है। तो इस बार इसने अमीर एथलीटों का एक लिस्ट जारी किया है कि एक साल में सबसे ज़्यादा कौन एथलीट है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो इस बार इसके लिस्ट के अनुसार इस बार का जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो है कोनोर मैकग्रेगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोनोर मैकग्रेगर। इस पत्रिका के अनुसार इसका जो इनकम है एक साल का $180 मिलियन डॉलर इसका कमाई है इस कोनर मैकग्रेगर का। अब ये कोनर मैकग्रेगर है कौन, ये एक एमएम का प्लेयर है, MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ये प्लेयर है और रहने वाले कहाँ का, ये आयरलैंड के रहने वाले हैं ये। इससे पहले ये जो फोर्ब्स का जो एथलीट का जो सबसे अमीर व्यक्ति हमेशा या तो रोनाल्डो होता था या तो मेसी हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये जो कोनोर मैकग्रेगर है इन दोनों को पिछाड़ कर पहले रैंक पे आ गया कौन, कोनोर मैकग्रेगर। तो इस जो लिस्ट में इसमें पहला कौन हो गया, कोनोर मैकग्रेगर। इसका इनकम कितना हो गया, $180 मिलियन। 180 मिलियन डॉलर। लियोनल मेसी इस रैंक में दूसरे नंबर पे, इसका इनकम कितना है, $130 मिलियन इसका है। और रोनाल्डो का कितना है, 120 मिलियन के साथ इस रैंक में तीसरा स्थान किसका है, रोनाल्डो का है। अब जो कोनोर मैकग्रेगर है इसका जो गेम कौन सा है, खेल किस खेल से संबंध रखता है, तो ये मिक्स मार्शल आर्ट। और लियोनल मेसी और रोनाल्डो इसका जो खेल कौन सा है, फुटबॉल। हम लोग जनरली फुटबॉल जानते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है क्या है, वो सॉकर। ये दोनों का जो संबंध है किस खेल से पूछ लिया जाएगा अगर कभी, तो सॉकर। सॉकर आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल हर कोई जानता है, सॉकर कुछ कम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को किस राज्य का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का नियुक्ति से क्वेश्चन है। तो नियुक्ति से हमेशा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा है इन्हें कार्यवाहक के रूप में छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया है। तो इससे पहले जो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो वो है वर्तमान समय में भी PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं।
लेकिन अभी इनका जो रिटायरमेंट है वो 31 मई को होना है। तो 31 मई के बाद जो कार्यवाहक के रूप में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है? बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है। बिलासपुर हाईकोर्ट से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप नोट करके लिख लें। बिलासपुर हाईकोर्ट का जो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे RS गर्ग। लेकिन ये RS गर्ग से आपको एक फैक्ट याद रखना है, ये कार्यवाहक के रूप में थे। अगर क्वेश्चन कार्यवाहक के रूप में पूछेगा मुख्य न्यायाधीश पहले कौन है छत्तीसगढ़ के, तो RS गर्ग हो जाएंगे। यहाँ मैं साफ साफ लिखता हूँ, यहाँ आप अच्छे से नोट कर लें। RS गर्ग एक कार्यवाहक है, लेकिन अगर स्थायी रूप से बोलेंगे तो फिर वो हो जाता है WA शशांक। ये मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश ये स्थायी रूप से थे। कौन? WA शशांक। तो दोनों फैक्ट याद रखें। और एक और बिलासपुर को हाईकोर्ट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट का जो पहले महिला आदिवासी जज कौन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला आदिवासी जो कि जज बनी थी बिलासपुर हाईकोर्ट में। वो कौन है, उनका नाम क्या है? वो नाम है, लिखता हूँ, उसे आप नोट करके लिख लें। बिमला सिंह कपूर। बिमला सिंह कपूर जो कि पहली छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट की पहली महिला आदिवासी जज बनी थी, बिमला सिंह कपूर। इसे आप नोट करके लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये छत्तीसगढ़ के बने तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कौन है? श्री भूपेश बघेल। और यहाँ की जो गवर्नर कौन है? श्रीमती अनुसुईया उइके जी हैं। अब यहाँ अभी जो मुख्य न्यायाधीश की बात हो रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स के अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि पश्चिम बंगाल में जो हाईकोर्ट है वहाँ के भी एक नए मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ था। उनका नाम क्या था? राजेश बिंदल। ये नए नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप हमेशा याद रखें। राजेश बिंदल पश्चिम बंगाल के जो हाईकोर्ट है कोलकाता में, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? राजेश बिंदल। और पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट से एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है कि जो अंडमान निकोबार है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहाँ का भी जो न्याय क्षेत्र है, ये जो हाईकोर्ट है वो कहाँ? पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है कोलकाता का, उसी क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार का भी न्याय क्षेत्र है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लें। अब पश्चिम बंगाल का भी बात आ गया, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? दीदी हैं, यानी ममता बनर्जी। और मुख्यमंत्री कौन है? जगदीप धनखड़, यहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा का भी जो मुख्यमंत्री है कौन है? श्री नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग तबीयत से मेहनत कर लीजिए और अपने नाम के सामने से बे शब्द बस हटाना है, रोजगार खुद ब खुद मिल जाएगा, यानी बेरोजगार शब्द हटाना है। और इस अभी के वर्तमान समय में जिस स्टूडेंट के नाम के सामने अगर बेरोजगार है तो समाज का सबसे बड़ा उसे दब्बा माना जाता है। इसलिए आपको ये बे हटाने के लिए आपको मेरे साथ तबीयत से एक बार मेहनत करना है। जितना बता रहा हूँ सारे को आप अपने कॉपी में नोट कर लें और बार बार उसे रिवाइज करें, चीज़ें बहुत आसानी से याद होते चली जाएंगी और करंट अफेयर्स देखते देखते ही आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 का टेम्पलन पुरस्कार किसने जीता है? ये क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण का करंट अफेयर्स कवर करता है, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेन गुडाल को 2021 का टेम्पलन पुरस्कार दिया गया है। अब ये जेन गुडाल को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो जेन गुडाल हैं ये जानवरों की बुद्धि और जानवरों से रिलेटेड जो भी मानवता है उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 60 के दशक यानी 1960 के दशक में इन्होंने तंजानिया में जो चिंपैंजी जो जानवर होता है उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने घनिष्ठ अध्ययन किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इन्हीं कामों को देखते हुए चिंपांजी और जानवरों की बुद्धिमत्ता पे काम करते देखते हुए इनको 2021 का जो टेम्पलन पुरस्कार है इन्हें देने जाने का घोषणा किया गया। अभी जो टेम्पलन पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1973 से ये टेम्पलन पुरस्कार दिया जा रहा है। अब यह इसका तो सही आंसर क्या हो गया? जेन गुडाल हो गया। अब ऑप्शन में एक और है ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? ये स्वीडन की रहने वाली है और ये पूरे विश्व में अभी पर्यावरण का अगर कोई आइडियल इंसान है तो ग्रेटा थनबर्ग की हैं। बहुत कम एज की हैं, 13-14 साल की हैं मात्र, लेकिन पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा सजग और जागरूकता फैलाने का काम किया है। और ऑप्शन सी देखते हैं
सुंदरलाल बहुगुणा, ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के जो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, भारत के जो पर्यावरणविद है उनके पितामह भी इन्हें कहा जाता है। इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा भी इम्पोर्टेंट है, ग्रेटा थनबर्ग भी इम्पोर्टेंट है, और जैन गुडाल जो कि अभी इन्हें हाल ही में 2021 का टेम्पलन पुरस्कार दिया गया, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये करेंट अफेयर्स का जो साइंस का है उसको कवर करेगा ये। तो अब विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर क्या है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब विश्व थायराइड दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जितने भी थायराइड से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका रोकथाम, उसके प्रति जागरूकता और उसके प्रति उपचार के बारे में जनता जनार्दन को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रोग के बारे में। जैसे भी हाल में कोविड-19 का जो महामारी है, अगर इसके प्रति अगर लोग सजग जागरूक रहेंगे तो बहुत कम से कम इस पर बीमारियां फैलने का चांस रहता है। इसलिए जागरूकता और सजग रोगोपचार उपचार सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पता हो। अब थायराइड क्या होता है? ये गर्दन के नीचे एक निचले भाग में स्थित होता है, और ये आयोडीन की कमी से ये बीमारी हो जाता है। अब इसलिए जो अपने भोजन रहता है उसमें हम लोग को आयोडीन की मात्रा को एक निश्चित जो अनुपात रहता है उसमें मिलाकर यूज करना चाहिए। अब गर्दन के निचले हिस्से में एक एंडोक्राइन ग्रंथि होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जो कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहा जाता है। वो पूरे बॉडी में एनर्जी का सप्लाई करने का काम करता है। अब इसी की कमी से जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अगर इसकी कमी हो जाए तो वजन में वृद्धि हो जाता है, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो वजन में कमी हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा सांस फूलना, बहुत सारा बीमारियां यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस थायराइड से संबंधित जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हो गया थायराइड दिवस। अब यहाँ ऑप्शन में 12 मई है। 12 मई को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाते हैं। 20 मई को विश्व मापिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए ये सारे के सारे इसके ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट थे, इस सारे को आप नोट करके लिख लें, एक बार तबियत से मेहनत कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का 2020-21 के दौरान भारत में कितना FDI है। ये जो क्वेश्चन ये भारत का ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स को कवर करेगा। ये इकोनॉमिक्स का जो करंट में जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने की बहुत संभावना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। एक तो इस बार जो 2020-21 के दौरान भारत में कितना FDI है, तो इसका सही आंसर क्या है? 81.72 बिलियन डॉलर इसका सही आंसर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले भारत में 49% ही FDI था, लेकिन इसे बाद में संविधान संशोधन करके इसे 74% बढ़ा दिया गया FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब भारत में विदेशों के द्वारा 74% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, और इस बार का जो टोटल कितना FDI है ये इम्पोर्टेंट है, दोनों को आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में येलो फंगस का पहला केस आया है? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कोविड-19 से रिलेटेड है ये येलो फंगस। ये इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश में भी येलो फंगस आ गया है। इससे पहले जो ब्लैक फंगस था राजस्थान में आया, वाइट फंगस था बिहार के पटना में आया, अभी येलो आ गया है यूपी के गाजियाबाद में। अब मैं समझ रहा हूँ कि पता नहीं रंग कौन बनाया है, सारे रंग जितने भी रंग हैं सभी रंग के अलग अलग ही फंगस आते जा रहे हैं साला। अब अगला बार पता नहीं कौन सा कलर का आएगा। तो चलिए अब यहाँ येलो फंगस है, अब येलो फंगस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। येलो फंगस जो कि एक ये ऐसा जो कवक जनित रोग है ये, और ये हमेशा जनरली रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में पाया जाता था। और अगर कोई भी रोगी है उसके आसपास अगर अधिक गंदगी रहे तो उन लोगों में इसे पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, ताकि इन सब सारी चीज़ें बीमारियों से बचा जा सके। ये बीमारी जो बहुत दुर्लभ बीमारी है येलो फंगस, ये जनरली जानवरों में पाया जाता था, सरीसृपों में पाया जाता था। अब ये मनुष्यों में धीरे धीरे मिलने लग गया है। इस तरह से येलो फंगस जो कि यूपी के जो गाजियाबाद है वहाँ ये पहला केस आया इसका। ब्लैक फंगस कहाँ आया था? पहला केस राजस्थान में। और वाइट फंगस कहाँ आया था? पहला केस बिहार के पटना में आया था।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, यास चक्रवात का नामकरण किस देश के नाम पे किया गया है? इसका जो भी सही आंसर है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।